ओकिनावा के लोग हमें ये सिखाते हैं कि उम्र केवल एक संख्या है। वहां 100 साल की उम्र में भी लोग अपने बगीचे में काम करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, संगीत बजाते हैं और मुस्कुराते हैं। वे सेवानिवृत्त रिटायर नहीं होते, क्योंकि उनका इकिगाई उन्हें हर दिन व्यस्त रखता है, बिना बोझ, बिना तनाव। सोचिए, अगर हम भी इसी भावना से जिएं, जहां काम बोझ नहीं बल्कि आनंद हो, जहां हर दिन एक नए अर्थ के साथ शुरू हो, तो कैसा लगेगा? किताब में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण आता है जीरो ओनो नामक एक बुजुर्ग सुशी मास्टर का। 90 से भी ज्यादा उम्र होने के बावजूद जीरो अब भी रोज सुशी बनाते हैं अपने छोटे से रेस्तरां में। क्यों? क्योंकि वही उनका इकिगाई है, वही उन्हें जीवंत महसूस कराता है। जीरो कहते हैं, जब मैं सुशी बनाता हूं तो मैं सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करता हूं। जरा सोचिए, कितना सुंदर है यह भाव। क्या आपने कभी ऐसा कोई काम किया है जो थकाता नहीं बल्कि तरोताजा करता है? अगर हां, तो वहीं से शुरुआत कीजिए। वहीं इकिगाई की पहली झलक मिलती है। अब सवाल उठता है, इकिगाई को खोजें कैसे? उसके लिए किताब हमें कुछ रास्ते दिखाती है। पहला रास्ता है, अपने बचपन को याद कीजिए। जब आप छोटे थे और किसी दबाव के बिना जीते थे, तब आप क्या करना पसंद करते थे? कुछ लोग पेड़ चढ़ते थे, कुछ कहानियां सुनाते थे, कुछ चित्र बनाते थे, कुछ मशीनों को खोलते जोड़ते थे। बचपन की ये आदतें, ये झुकाव हमारे इकिगाई के बीज होते हैं, जिन्हें हमने वक्त के साथ दबा दिया। दूसरा रास्ता है अपने आनंद के क्षणों को पहचानना। वो कौन से पल हैं जहां समय का कोई मतलब नहीं रह जाता, जहां आप पूरी तरह उस काम में डूब जाते हैं। कोई किताब पढ़ते हुए, कोई गाना गाते हुए, कोई बच्चा पढ़ाते हुए या किसी की मदद करते हुए। अगर इन पलों में आपको आत्मा से सुकून मिलता है, तो यकीन मानिए, वहीं कहीं इकिगाई आपको बुला रहा है। इकिगाई सिर्फ आपको ही नहीं बदलता, यह आपके रिश्तों को भी नया अर्थ देता है। जापान में एक और शब्द है, मोआई। इसका मतलब है एक जीवन पर्यंत साथ निभाने वाला सामाजिक समूह। ओकिनावा के लोग अपने मोआई के साथ रोज मिलते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, समस्याओं का हल ढूंढते हैं। यह भावनात्मक सुरक्षा उन्हें न केवल मानसिक तौर पर स्वस्थ रखती है, बल्कि उनका इकिगाई भी मजबूत करती है। अकेले चलना जरूरी नहीं, साथ चलना इकिगाई की यात्रा को और सुंदर बना देता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब कभी न कभी खालीपन महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम तो चल रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा कहीं पीछे छूट गई है। उस आत्मा को फिर से पकड़ने के लिए हमें इकिगाई चाहिए। यह केवल एक दर्शन नहीं, यह एक जीवित अनुभव है, और इसे पाना कोई मुश्किल बात नहीं, बस रुककर अपने भीतर झांकना पड़ता है। लेखक कहते हैं कि स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी ही इकिगाई की आत्मा है, यानी ऐसा जीवन जहां आप सक्रिय हो लेकिन तनाव में नहीं, आप कुछ रच रहे हो लेकिन जल नहीं रहे। इसका मतलब है अपनी सीमाएं जानना, शरीर और मन को सुनना और संतुलन बनाए रखना। जापानी लोग कभी भी अति नहीं करते, न खाने में न काम में। वे हर चीज को मितव्ययता, मॉडरेशन से जीते हैं। इसी से उन्हें लचीलापन और मानसिक शांति मिलती है। अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी से काम, पैसा, जिम्मेदारियां सब निकाल दिए जाएं, तो आप क्या करना चाहेंगे? कौन सा काम आपको बिना किसी लाभ के भी करने का मन होगा? वहीं से इकिगाई की पहचान शुरू होती है। इकिगाई का मतलब ये नहीं कि आप अभी की नौकरी छोड़ दें या सब बदल डालें। इसका मतलब है कि अपने रोज के कामों में भी वो छोटा सा अर्थ, वो दिल से जुड़ा मकसद ढूंढना जो आपको ऊर्जा दे। किताब एक और बेहद गहरा विचार प्रस्तुत करती है, स्लो लिविंग, यानी धीमी जिंदगी। ओकिनावा के लोग तेज नहीं भागते, वे धीरे चलते हैं, ध्यानपूर्वक जीते हैं, हर काम को सम्मान और संवेदनशीलता से करते हैं। चाहे वो चाय बनाना हो, किसी पौधे को पानी देना हो या फिर किसी की बात सुनना, यही धीमापन उन्हें गहराई देता है। क्या आपने कभी गौर किया है, तेज जिंदगी में हम बस भागते हैं लेकिन समझते नहीं। इकिगाई हमें कहता है, रुको, देखो, महसूस करो और हर पल को जियो। अब जब भाग एक समाप्त हो रहा है, तो चलिए एक बार फिर दिल से सोचते हैं, क्या हमारी जिंदगी में कोई मकसद है या हम बस दिन काट रहे हैं? अगर जवाब हां है, तो उस इकिगाई को पकड़कर और गहराई से जीने की कोशिश करें।
और अगर नहीं तो निराश न हो, क्योंकि इकिगाई कोई ऐसा रत्न नहीं जो सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिले। यह हर इंसान के भीतर पहले से मौजूद होता है, बस हम उसे सुनना भूल जाते हैं। तनाव, शांति और जिंदगी को थामने की कला। क्या आपने कभी खुद को यह कहते सुना है, काश जिंदगी थोड़ी आसान होती? हम सब चाहते हैं कि जीवन में कम तनाव हो, कम भाग दौड़ हो और थोड़ा सा ज्यादा सुकून हो। लेकिन आधुनिक जीवन शैली ने हमें मशीन बना दिया है। सुबह से लेकर रात तक हम किसी न किसी काम में लगे रहते हैं और फिर भी अक्सर अधूरे महसूस करते हैं। शरीर थक जाता है, मन भटकता है और आत्मा, वो तो बस कहीं चुपचाप कोने में बैठ जाती है। यहीं पर इकिगाई एक नई रोशनी की तरह सामने आता है। इकिगाई कोई एक बिंदु नहीं है जिसे बस छू लिया जाए। यह एक जीवन शैली है, एक ऐसा तरीका जिसमें हर दिन जीने का मतलब हो, हर सुबह जागने का एक कारण हो और हर रात सोने से पहले आत्मा शांत हो। काइजेन यानी हर दिन थोड़ा सुधार करना, इस विचारधारा की बुनियाद है। जापानियों के लिए काइजेन एक मंत्र है, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। यह विचार क्रांति लाता है, लेकिन शोर मचाए बिना। कोई बड़ी योजना, कोई भारी बदलाव नहीं, बस रोज एक छोटा सा सुधार। एक बार एक लड़का था, राहुल। मुंबई की एक कॉल सेंटर में काम करता था। जीवन तेज, थका देने वाला और कभी कभी निराशाजनक था। उसे लगता था जैसे वह अपने ही जीवन से कट गया है। लेकिन एक दिन इंटरनेट पर वह इकिगाई नाम की किताब के बारे में पढ़ता है। उसे पढ़ते पढ़ते एक पंक्ति दिल को छू जाती है, धीरे जियो, गहराई से जियो। उसी दिन उसने एक छोटा सा संकल्प लिया कि वह हर दिन सिर्फ एक काम अपने मन के लिए करेगा। पहले दिन उसने ऑफिस से लौटते हुए चाय की दुकान पर रुककर बिना फोन के बैठना चुना। दूसरे दिन उसने पुराने दोस्तों को फोन कर हालचाल पूछा। तीसरे दिन ऑफिस के खाने में खुद बना सलाद ले गया। ऐसे छोटे छोटे बदलाव उसके जीवन में बड़ा सुकून लेकर आए। अब उसे सिर्फ पैसे के लिए नहीं, जीने के लिए भी एक मकसद मिलने लगा। यह है इकिगाई, छोटी छोटी आदतों में छिपा बड़ा जीवन। किताब हमें एक और गहरी सीख देती है, वाबी साबी। जापानी जीवन दर्शन का यह हिस्सा कहता है, अपूर्णता में भी सुंदरता होती है। अगर कुछ टूटा है, घिसा है, पुराना है, तो भी उसमें गरिमा हो सकती है। सोचिए, अगर हम अपनी कमियों को, अपनी असफलताओं को स्वीकारना सीख जाए तो कितनी राहत मिल सकती है। हम जीवन को अक्सर परफेक्शन की तलाश में घसीटते हैं। हर फोटो परफेक्ट हो, हर इंस्टाग्राम पोस्ट चमकदार हो, हर दिन प्रोडक्टिव हो, यही सोच हमें थका देती है। इकिगाई हमें बताता है, हर दिन कुछ करने की जरूरत नहीं, कभी कभी बस होने देना काफी है। शिनरिन योकू फॉरेस्ट बाथिंग इसका एक उदाहरण है। ओकिनावा के लोग जब जीवन भारी लगने लगता है तब जंगल में जाते हैं। वे पेड़ों को देखते हैं, हवा को महसूस करते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें गहराई से जोड़ती है, प्रकृति से भी और खुद से भी। आप भी कभी समय निकालिए, किसी पार्क में जाइए, मोबाइल बंद कीजिए, सिर्फ हवा को अपने चेहरे पर महसूस कीजिए, पत्तियों की आवाज सुनिए, एक पेड़ की छांव में आंखें मूंदिए। यह कोई विलासिता नहीं है, यह आत्मा की जरूरत है। फ्रांसिस्क मिराल्स और हेक्टोर गार्सिया ने किताब में यह भी बताया है कि हम जितना बाहरी सुख में लगे रहते हैं, उतना ही आंतरिक संतुलन खोते जाते हैं। तनाव सिर्फ एक भावना नहीं, एक ऊर्जा है जो हमारे जीवन से रंग चुरा लेती है। लेकिन जब हम अपने इकिगाई से जुड़ते हैं, तब जीवन में फिर से रंग लौट आते हैं। किताब हमें मोआई की परंपरा से परिचित कराती है, एक जापानी सामुदायिक परंपरा जिसमें लोगों का एक समूह जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाता है। ये लोग न केवल भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी एक दूसरे को सहारा देते हैं। सोचिए, अगर हमारे जीवन में भी ऐसा कोई समूह हो जो हमें याद दिलाए कि हम अकेले नहीं हैं, जहां कोई हमें बिना शर्त अपनाता हो। मोआई हमें सिखाता है कि इकिगाई सिर्फ खुद के लिए नहीं होता, यह साथ जीने की भावना में भी छिपा होता है। अब बात करते हैं उस सबसे गहरे सच की जो किताब उजागर करती है। हम जितना दूसरों को देते हैं, उतना ही हम खुद को पाते हैं। एक गांव की कहानी है। एक वृद्ध दादी मां हर रोज घर के बाहर बैठे बैठे गुजरने वाले बच्चों को मिठाई देती थी। यह उनका अपना बनाया नियम था।
हर दिन किसी एक को मुस्कुराना है। उनका इकिगाई सिर्फ मिठाई नहीं था, वह मुस्कान थी जो उनके कारण किसी और के चेहरे पर आती थी। इस भाग का सार यही है, जिंदगी की सादगी में छिपा है असली आनंद। हम जितना धीमा चलते हैं उतनी ही गहराई से जीवन को महसूस कर पाते हैं। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी उम्र से नहीं, अपने उत्साह से जीना चाहिए। जापान के ओकिनावा द्वीप में 90 साल के बुजुर्ग भी खेतों में काम करते हैं, नृत्य करते हैं, बुनाई करते हैं। वे कभी रिटायर नहीं होते, क्योंकि उनका काम ही उनका जीवन है, उनका इकिगाई है। जब हम अपने काम को बोझ समझते हैं, हम जल्दी थकते हैं, लेकिन जब वही काम हमारे भीतर से आता है, जब वह हमारे क्यों का उत्तर बनता है, तब वह हमें ऊर्जा देता है। अब आप जरा सोचिए, आपके जीवन में कौन सा काम ऐसा है जो आप बिना किसी दबाव के करते हैं? वो क्या है जिसे करते हुए समय का पता ही नहीं चलता? क्या आपको वो करने से रुकना पड़ा है क्योंकि दुनिया ने कहा इससे क्या मिलेगा? अब वक्त है उस आवाज को फिर से सुनने का, जो कहती है ये तुम हो, यही तुम्हारा इकिगाई है। इस भाग का समापन हम इस विचार से करेंगे, इकिगाई का रास्ता कोई ताजमहल जैसा भव्य नहीं होता। वो अक्सर एक मिट्टी का रास्ता होता है जिस पर धीरे धीरे चलना होता है। धूप होती है, बारिश भी आती है, लेकिन अंत में आप वहां पहुंचते हैं जहां आत्मा मुस्कुराती है। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे इकिगाई से जुड़ी वैज्ञानिक रिसर्च, स्वस्थ जीवन की कुंजी और वो 10 सिद्धांत जो इस किताब का सार है, ताकि आप न सिर्फ लंबे समय तक बल्कि सच में जी सकें। अब तक की यात्रा में हमने जाना कि इकिगाई क्या है, वह हमारे जीवन को कैसे अर्थ देता है, कैसे तनाव कम करता है और कैसे हमें हर सुबह उठने की एक सच्ची वजह देता है। लेकिन अब इस आखिरी पड़ाव पर हम जानेंगे वो गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सूत्र जो इकिगाई को सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक जीने की कला बनाते हैं। हम सब चाहते हैं लंबी उम्र, पर क्या लंबी उम्र जीना ही काफी है? नहीं। असल सवाल यह है, क्या हम सच में जिंदा हैं? क्या हमारी हर सुबह में वो ऊर्जा है जो ओकिनावा के 94 वर्षीय मिस्टर कात्सुमी में होती है, जो आज भी बगीचे में पेड़ लगाते हैं और अपने पड़ोस के बच्चों को बांसुरी बजाना सिखाते हैं? किताब इकिगाई में लेखक हमें ले जाते हैं जापान के ओकिनावा द्वीप पर, दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से एक जिसे ब्लू जोन्स कहा जाता है। यहां के लोग 100 साल से ज्यादा उम्र तक जीते हैं और मजे की बात यह है, वे न सिर्फ जिंदा होते हैं बल्कि खुश, सक्रिय और पूरी तरह आत्मनिर्भर होते हैं। तो इन लोगों की जिंदगी में ऐसा क्या है जो उन्हें इतना दीर्घायु, शांत और संतुलित बनाता है? पहला रहस्य, हारा हाचिबू। पेट 80% भरना। ओकिनावा के लोग कभी पेट भरकर नहीं खाते। वे एक कहावत दोहराते हैं, हारा हाचिबू, यानी जब पेट 80% भर जाए खाना बंद कर दो। वे इसे अभ्यास में लाते हैं, धीरे धीरे खाते हैं, ध्यान से खाते हैं और जरूरत से ज्यादा नहीं खाते। अब सोचिए, हम कितनी बार सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, या गुस्से में, तनाव में, बोरियत में। पेट भरा होता है लेकिन दिल खाली। फिर शरीर पर असर पड़ता है, थकान, मोटापा, रोग। अगर हम भी हारा हाचिबू को अपना लें तो न सिर्फ हमारा शरीर हल्का होगा बल्कि मन भी शांत होगा। हर निवाला ध्यान से खाना, यही पहला अभ्यास है इकिगाई का। दूसरा रहस्य, शरीर को हर दिन थोड़ा चलाओ। ओकिनावा के बुजुर्गों के लिए कसरत कोई अलग समय नहीं है। उनका पूरा जीवन ही शरीर को सक्रिय रखने वाला होता है। वे जमीन पर बैठते हैं, उठते हैं, बगीचे में खुदाई करते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं। कोई जिम नहीं, कोई ट्रेडमिल नहीं, बस जीवन के काम ही उनकी एक्सरसाइज है। वे कहते हैं, चलते रहो, रुको मत। आज की जिंदगी में हम घंटों कुर्सी से चिपके रहते हैं, शरीर जड़ हो जाता है और फिर हम सोचते हैं थक क्यों रहे हैं। दरअसल हम थकते नहीं, हम जड़ हो जाते हैं। इकिगाई सिखाता है, हर दिन थोड़ा चलो, थोड़ा झुको, थोड़ा पसीना बहाओ। यह शरीर के साथ आत्मा को भी जगा देता है। तीसरा रहस्य, मोआई। जीवन भर का साथ ओकिनावा में एक सुंदर परंपरा है, मोआई। यह दोस्ती से भी बड़ा रिश्ता है। कुछ लोग बचपन में मिलते हैं और एक मोआई समूह बनाते हैं।
ये लोग जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहते हैं, चाहे अच्छा समय हो या बुरा, बीमारियां हों या खुशियां। जब किसी को जरूरत होती है, पूरा समूह उसकी मदद करता है, बिना शर्त, बिना सवाल। सोचिए, अगर हमारे जीवन में भी ऐसा एक मुआई हो जहां हम बिना दिखावा किए अपनी सच्चाई के साथ जी सकें। ऐसे रिश्ते हमारे इकिगाई को और गहरा बनाते हैं। चौथा रहस्य, प्रपोज यानी मकसद की शक्ति। ओकिनावा में एक और बात खास है, वहां के लोग रिटायर नहीं होते। उनके पास हमेशा कुछ करने का मकसद होता है, चाहे वो पेड़ लगाना हो, बच्चों को कहानी सुनाना हो या रोज घर की छत पर चाय पीते हुए पक्षियों को दाना देना। उनका हर दिन किसी उद्देश्य से जुड़ा होता है। यह उद्देश्य ही उनका इकिगाई है। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस लिखते हैं, जो लोग सुबह उठने की वजह रखते हैं, वे न सिर्फ लंबे समय तक जीते हैं, बल्कि ज्यादा खुश रहते हैं। तो आप सोचिए, आपकी सुबह की वजह क्या है? क्या वो सिर्फ अलार्म की आवाज है या फिर दिल से आती कोई पुकार? पांचवां रहस्य, वर्तमान में जीने की कला इकिगाई हमें एक और गहरा सबक देता है। जो अभी है वही सबसे बड़ा सत्य है। हम या तो अतीत के पछतावे में रहते हैं या भविष्य की चिंता में, और इसी में आज का पल खो जाता है। लेकिन ओकिनावा के लोग हर काम में पूरी तरह उपस्थित होते हैं। अगर वे चाय बना रहे हैं तो पूरी आत्मा से उसकी खुशबू महसूस करते हैं। अगर वे किसी से बात कर रहे हैं तो मोबाइल नहीं देखते, बस सुनते हैं। यह फ्लो की अवस्था है, जहां आप और आपका काम एक हो जाते हैं। जब हम फ्लो में होते हैं तब समय रुक जाता है, दुनिया शांत हो जाती है और भीतर एक खास शांति उतरती है। इकिगाई इसी अवस्था का अभ्यास है। इकिगाई के 10 सिद्धांत, किताब से संक्षेप में। 1, हमेशा सक्रिय रहो, रिटायर ना हो। 2, धीरे जियो, उतावलापन जिंदगी को कम करता है। 3, अपने भोजन में संतुलन रखो, 80% पेट भरना ही पर्याप्त है। 4, अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताओ। 5, अगले पल की चिंता किए बिना आज में जियो। 6, प्रकृति से जुड़े रहो, रोज खुली हवा में समय बिताओ। 7, अपने इकिगाई को खोजो और उसका पालन करो। 8, शरीर को रोज थोड़ा काम में लगाओ। 9, ध्यान और सादगी से जीवन को सजाओ। 10, हर दिन को एक उपहार की तरह देखो। अंत में, आपका इकिगाई क्या है? अब एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और अपने दिल से पूछिए, मैं किस लिए बना हूं? मुझे क्या करने में सच्ची खुशी मिलती है? इकिगाई कोई किताब नहीं, कोई तकनीक नहीं। यह जीवन के भीतर बहता हुआ एक संगीत है, कभी धीमा, कभी तेज, कभी अस्पष्ट, कभी स्पष्ट। पर जब आप उसे सुनना शुरू करते हैं तो जीवन में एक नई रोशनी आती है। यह रोशनी आपको बताती है कि आप सिर्फ एक नौकरी करने, पैसे कमाने या समाज को खुश करने के लिए नहीं बने। आप खुद को खोजने के लिए बने हैं। और जब आप अपने इकिगाई से जुड़ते हैं, तब जीवन सिर्फ लंबा नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण बनता है। अंतिम विचार, जिंदगी एक बार मिलती है, पर उसे हर दिन जीने का मौका मिलता है। अगर हर सुबह उठते ही आप कह सकें, आज का दिन मेरा है क्योंकि मुझे पता है मैं क्यों जी रहा हूं, तो समझ लीजिए आप इकिगाई को जी रहे हैं। तो अब कल सुबह जब अलार्म बजे तो उठिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि जाना है, बल्कि इसलिए कि कुछ ऐसा है जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आपका इकिगाई आपका इंतजार कर रहा है।